Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. तो चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर की पूरी थ्योरी। तो फटाफट से जितना भी आपका कंसेप्ट है बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से मेरे साथ थ्योरी को रिवाइज करिए, लर्न करिए और उसके बाद अपना एग्जाम देने जाइए और होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या चीजें थ्योरी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिबेंचर की डेफिनेशन आ सकती है। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ डेट। तो जो कंपनी उधार लेती है पब्लिक से उसके एविडेंस के तौर पे एक सर्टिफिकेट कंपनी के द्वारा इशू करा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डिबेंचर कहा जाता है। अब डिबेंचर की बात करी जाए तो इसमें डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट इन सभी को डिबेंचर की डेफिनेशन में ही कवर किया जाता है। यानी अगर इनकी डेफिनेशन आ जाए कि डिबेंचर स्टॉक क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, तो आप इसे सेम ही बोल सकते हैं। बेसिकली जो 0% डिबेंचर्स होते हैं उनको बॉन्ड कहा जाता है, राइट। इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ डेट, यानी जो कंपनी उधार लेती है उसके एविडेंस के तौर पे एक सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है, एक्नॉलेजमेंट देती है कि भाई हमने आपसे उधार लिया है, आपका पैसा सेफ है, जितना भी इंटरेस्ट है, जो भी उसके अंदर टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम पीरियड बाद इसका पैसा वापस कर दिया जाएगा, सब उस सर्टिफिकेट के ऊपर इशूड होता है। तो ये होता है आपका डिबेंचर। अब डिबेंचर के फीचर्स क्या होते हैं? तो ये सर्टिफिकेट होता है एक्नॉलेजिंग डेब्ट बाय बोरोइंग। तो जो अभी हमने पढ़ा उसी के फीचर्स, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप फीचर बड़े आराम से बना सकते हैं। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेब्ट बाय बोरोइंग, यानी कंपनी ने बोरो किया है, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसकी रिसिप्ट के तौर पर, उसकी एक रिसिप्ट होती है, सर्टिफिकेट होता है, दैट इज व्हाट डिबेंचर। ये सिक्योर्ड लोन होता है जनरली। जरूरी नहीं है कि डिबेंचर हमेशा ही सिक्योर्ड हो, लेकिन अगर आप इसका जनरल फीचर की बात करेंगे तो ये सिक्योर्ड होता है। चार्ज ऑन एसेट, यानी गिरवी रखनी पड़ती है आपको कोई ना कोई एसेट, उसके बिहाफ पर ही डिबेंचर होल्डर आपको लोन देते हैं। तो ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। बट अगर आप जनरल फीचर की बात करेंगे, फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो जर्नलिटी अप्लाई करी जाती है, तो ये जनरली सिक्योर होता है। तीसरा, इस पे फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट मिलता है और एक टाइम पीरियड मेंशन होता है, जिस टाइम पीरियड के बाद आपको इसका पैसा वापस करना होता है। जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है, हमने पढ़ा है चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिबेंचर होल्डर को लेना देना नहीं है, आपको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो चार फीचर, ये सर्टिफिकेट होता है, रिसिप्ट होती है इस बात की कि कंपनी ने आपसे लोन लिया है, सिक्योर्ड होता है जनरली, चार्ज आपकी एसेट्स पर यानी गिरवी रखा जाता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स टाइम पीरियड बाद आपको इसका पैसा वापस करना पड़ता है। इंटरेस्ट चार्ज है, यानी आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कंपनी को कोई डिबेंचर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे इंटरेस्ट लेके ही रहेंगे। इसके अलावा जैसे हमने बात करी बॉन्ड की, तो जनरली 0% डिबेंचर जो होते हैं, इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। जिन लोगों के पास बिजनेस स्टडीज थी, उन्होंने मार्केटिंग के, आपके पास फाइनेंशियल जो फर्स्ट चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी आपने फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में, ट्रेजरी बिल के अंदर। तो बॉन्ड इज जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि इंटरेस्ट मिलता ही नहीं डिबेंचर होल्डर को। एक्चुअली में फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस के बीच का जो गैप है वो इंटरेस्ट प्राइस है। यानी आपको बॉन्ड पकड़ा दिया जाएगा 1000 रुपए का, लेकिन आपसे लिए जाएंगे 995, यानी 5 रुपीज आपको पहले ही क्या पकड़ा दिया गया? इंटरेस्ट। अलग से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता, इसीलिए इस पे 0% लिखा होता है, यानी आपको एनुअली या मंथली इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा। जब आपको इश्यू करे गए हैं तभी आपसे इंटरेस्ट रिकवर कर लिया गया। तो दैट इज व्हाट बॉन्ड, जिसको हम 0% डिबेंचर्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये भी आपके पेपर में आ सकता है कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या हो सकती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? तो जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को, तो ट्रस्टी अपॉइंट करती है और उस ट्रस्टी के साथ एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है डिबेंचर का, दैट इज व्हाट ट्रस्ट डीड, जिसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहा जाता है। अब जो ये ट्रस्टी होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। यानी डिबेंचर होल्डर अपने आप को सेव करने के लिए देखिए कितना कुछ करते हैं। एक तो पहले से सिक्योरिटी ले लेते हैं, इंटरेस्ट को वो चार्ज रखते हैं, ऊपर से डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी बनवा लेते हैं अगर उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट कंपनी को दिया है, जिसमें वो कंपनी के अंदर ही ट्रस्टी अपॉइंट कर लेते हैं, या फिर ट्रस्टीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी आप हमारे पैसे को डूबने नहीं देंगे। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, कंपनी इशूइंग डिबेंचर टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ट्रस्टी एंड हैज टू मेक ट्रस्ट डीड। तो एक डॉक्यूमेंट बनता है ट्रस्ट डीड। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रस्टी की कि वो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स को आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जरूर मेंशन करना है।
अब हमारे पास एक डिफरेंस है डिबेंचर और शेयर के बीच में। बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको आता है, लेकिन जब बेसिस लिखे हुए आते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप सीबीएसई सैंपल पेपर को भी देखेंगे तो उसमें डिफरेंस दिए हैं, लेकिन बेसिस खुद क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अगर खुद से बनाना हो फिर तो अपने आप 2 तो 3 डिफरेंस आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जब बेसिस गिवन हो तब थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमने सारे डिफरेंसेस अपनी वीडियो के अंदर कवर करे हैं। तो प्लीज आप सुनिए, अगर आप सुन के भी जाएंगे तो भी आप काफी हद तक आप पेपर में आंसर लिख सकेंगे। तो ऑनरशिप की अगर बात करी जाए तो डिबेंचर होल्डर ऑनर नहीं होते, शेयर होल्डर डेफिनेटली कंपनी के ऑनर होते हैं। तो ऑनरशिप, डिबेंचर होल्डर आर नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर आर द डेफिनेटली ऑनर ऑफ द कंपनी। रिटर्न की बात करी जाए तो डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, यही उनका रिटर्न होता है, और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। रीपेमेंट की बात करी जाए तो डिबेंचर्स रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। रिडीमेबल का मतलब होता है कि उनकी एक टाइम के बाद पेमेंट कर दी जाएगी, और इरिडीमेबल का मतलब होता है वो कंपनी के साथ बने रहेंगे, अपने डिबेंचर के बदले में वो कंपनी से कुछ और ले लेते हैं, शेयर्स ले लेते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या नए टाइप के डिबेंचर। तो इरिडीमेबल का मतलब होता है कि उनकी पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम बाद नहीं करी जाएगी। इक्विटी शेयर की अगर बात करी जाए तो वो रिडीमेबल नहीं होते, जब कंपनी बंद होती है, डिसॉल्व होती है, वाइंड अप होती है, तभी उनके पैसे वापस करे जाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स की तरह रिडीम और इरिडीम दोनों हो सकता है, यानी अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो एक टाइम बाद प्रेफरेंस शेयर के पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएंगे, राइट। सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली डिबेंचर्स होल्डर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, जनरली ये सिक्योर्ड ही होते हैं। लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए कभी भी कंपनी सिक्योरिटी नहीं देती, राइट। रिस्क की बात करी जाए तो डिबेंचर होल्डर ऑब्वियसली रिस्क फ्री हैं या बहुत ही लेस रिस्क है, सेफ है ये लोग। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क यही लेते हैं, और इसलिए इनका रिटर्न भी ज्यादा है, डिविडेंड इंटरेस्ट से ज्यादा ही हो सकता है आपके पास। तो ग्रेटर रिस्क, डेफिनेटली ग्रेटर रिटर्न। डिस्काउंट की बात करी जाए तो क्या इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं, तो कंपनी एक्ट 2013 में साफ साफ मना है, नहीं। लेकिन डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। वोटिंग राइट की बात करी जाए तो डिबेंचर्स होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर के पास डिविडेंड राइट है। कन्वर्टेबिलिटी की बात करी जाए तो अगर आपके पास डिबेंचर इरिडीमेबल है, इरिडीमेबल का मतलब ही होता है कि वो कुछ और ऑप्शन लेके अपने डिबेंचर को एक टाइम बाद कन्वर्ट कराएंगे। तो कन्वर्टेबिलिटी का यही मतलब होता है, इरिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए ऑप्शन खुली होती है, तो ये पीरियड के बाद 5 साल बाद, 6 साल बाद अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, राइट। लेकिन जो इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी आपके पास खास तौर पे वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होती, इक्विटी इक्विटी ही रहती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बिल्कुल डिबेंचर्स की तरह होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपके पास उसमें ये ऑप्शन होती है कि आप कन्वर्ट होकर इक्विटी बन सकते हैं, राइट। प्रायोरिटी की बात करी जाए तो अगर कंपनी जब वाइंड अप होती है तो पहली प्रायोरिटी डिबेंचर होल्डर्स को दी जाएगी, और सेकंड प्रायोरिटी आपके पास शेयर होल्डर को, या फिर लास्ट प्रायोरिटी होती है। ऑब्वियसली सबको रीपे करने के बाद ही आप इक्विटी को पे करते हैं। तो डिबेंचर्स ऑनर नहीं होते, इक्विटी वाले ऑनर होते हैं। रिटर्न इनका फिक्स होता है, इनको डिविडेंड के तौर पर फ्लेक्सिबल रिटर्न मिलता है। रीपेमेंट की बात करी जाए तो एक टाइम पीरियड बाद भी किया जा सकता है, और अपने पास भी रखा जा सकता है डिबेंचर होल्डर को। इक्विटी के पैसे सिर्फ वाइंड अप में वापस करे जाते हैं। प्रेफरेंस रिडीमेबल हो सकता है, कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है तो डिबेंचर्स में रखनी भी पड़ सकती है, और नहीं भी इक्विटी शेयर्स या शेयर्स में नहीं रखनी पड़ती। ये रिस्क फ्री होता है, इसमें ग्रेटर रिस्क होता है, ये डिस्काउंट पे इशू नहीं, ये करे जाते हैं डिबेंचर्स, लेकिन इक्विटी कभी नहीं। वोटिंग राइट डिबेंचर्स होल्डर के पास नहीं होता, शेयर होल्डर के पास होता है। कन्वर्टेबिलिटी की बात करी जाए तो डिबेंचर्स होल्डर एक टाइम बाद कन्वर्ट की ऑप्शन ले सकते हैं अगर उन्होंने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स में इक्विटी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रेफरेंस के पास ये ऑप्शन होता है कि वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रायोरिटी की बात करी जाए तो पहले डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करी जाती है जब वाइंड अप हो, और शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में। अब हमारे पास एक और डिफरेंस है इसी से रिलेटेड, डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर। तो डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस अलग है, डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर में उससे डिफरेंस निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाएगा। स्टेटस की बात करी जाए तो डिबेंचर होल्डर लेंडर होते हैं कंपनी के, यानी ये लोन प्रोवाइडर होते हैं कंपनी को, ठीक है। और अगर शेयर होल्डर की बात करी जाए तो दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। रिस्क की बात करी जाए तो कम रिस्क है या लेस रिस्क है, सेफ है काफी, इनका ग्रेटर रिस्क है। रिटर्न की बात करी जाए तो उनको स्पेसिफाइड रेट से फिक्स रिटर्न मिलता है, इनका डिविडेंड जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कंट्रोल की बात करी जाए तो डिबेंचर होल्डर का कोई कंट्रोल नहीं होता कंपनी की एक्टिविटीज पर, ना ही ये कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में मैंडेटरली जो है अटेंड कर सकते हैं। अटेंड कर सकते हैं अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या कंपनी के अलग से कुछ जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसमें लिखा है, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो एजीएम में जरूर आए, एनुअल जनरल मीटिंग में जरूर आए। लेकिन शेयर होल्डर का पूरा राइट है, वो कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, ऑल मीटिंग्स को। इन्वेस्टर के टाइप की बात करी जाए तो डिबेंचर होल्डर जो है वो रिस्क अवर्सर्स हैं, यानी रिस्क लेना नहीं पसंद करते। दूसरी जगह अगर आप शेयर होल्डर की बात करेंगे तो ये रिस्क टेकर्स हैं।
राइट आप चाहें तो वीडियो को 2 बार भी सुन सकते हैं सो दैट आपकी थ्योरी जो है वो कंफर्म हो जाए। चलिए अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। हमने आपको बताया था अगर आपको गिरवी रखनी पड़ी एसेट्स, चार्ज ऑन एसेट को कहते हैं गिरवी, अगर आपको एसेट गिरवी रखनी पड़ी, सिक्योरिटी देनी पड़ी, तो यस वो डिबेंचर सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। और कभी कभी वो चार्ज नहीं मांगते, एसेट पे कोई क्रिएशन नहीं रखते, कोई अपनी दावा नहीं रखते, तो उनको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, कैन बी अनसिक्योर्ड। तो आप डिबेंचर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जानते हैं ना वो सारी आप डिफरेंस में यूज कर सकते हैं। शेयर के बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन जानते हैं वो उसके डिफरेंस में यूज कर सकते हैं, राइट। फिर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने आपको बताया कि डिबेंचर होल्डर रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। रिडीमेबल का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद इनकी पेमेंट कर दी जाएगी और ये कंपनी से चले जाएंगे, यानी ये टेम्परेरी लोन हो गया। लेकिन इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी होते हैं, यानी अगर डिबेंचर्स होल्डर कंपनी के साथ लंबे समय से बना रहना चाहते हैं तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स खरीदते हैं। जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के साथ बने रहेंगे एक टाइम पीरियड बाद, उनको या तो कंपनी के नए डिबेंचर दे दिए जाएंगे या नए शेयर्स दे दिए जाएंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो उनको बोलते हैं इररिडीमेबल, क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं करी जा रही एक पीरियड के बाद, तो वो कुछ और ले लेंगे कंपनी से, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहां पर देखा फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई स्पेसिफिक एसेट गिरवी रखवाते हैं डिबेंचर के लिए, जैसे सिर्फ लैंड रखवाई या सिर्फ बिल्डिंग आपने उस लोन के लिए रखवाई, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, कि भाई यही आपका चार्ज है, कल को अगर हम लोन नहीं चुका सके तो आप सिर्फ उसी एसेट को बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग चार्ज रख दिया, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं बल्कि ऑल एसेट्स आर सिक्योर्ड। यहां पर बहुत खतरा है आपके ऊपर, क्योंकि वो कोई भी एसेट्स आपकी बेचकर अपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को रिकवर कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज के बीच में डिफरेंस, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास इसके बाद है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं और बियरर डिबेंचर्स होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो भी डिबेंचर होल्डर ये वाला डिबेंचर लेता है वो अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में फिक्स करा लेता है। अब उसी को सिर्फ इंटरेस्ट जाता है कंपनी की तरफ से, वो आसानी से भी अपना डिबेंचर किसी को बेच नहीं सकता। अगर वो अपने डिबेंचर को ट्रांसफर करना चाहता है, यानी सेल करना चाहता है, किसी को गिफ्ट करना चाहता है, तो ऐसे केस में उसको स्पेसिफिकली, जैसे सेल डीड होती है, रेंट आपके पास आप ट्रांसफर करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, इसी तरीके से आपको लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, ट्रांसफर डीड, ठीक है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिसमें एक पर्सन ने अपना नाम प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करा लिया कि भाई मैं ही इसका असली ऑनर हूं, मैं इसे किसी और को नहीं देने वाला, जब दूंगा तो मैं इस पे ट्रांसफर डीड बनवाऊंगा। जबकि बेरर डिबेंचर्स क्या होते हैं, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, मैंने डिबेंचर खरीदा बिल रिसीवेबल की तरह, अगर मुझे किसी और के पैसे चुकाने हैं तो मैंने उसको आसानी से दे दिया, उसने किसी और को चुकाने हैं तो वो आगे किसी को दे देगा, कोई ट्रांसफर डीड बनाने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल और नेगोशिएबल डिबेंचर। जनरली डिबेंचर्स ऐसे ही होते हैं बट रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं डिबेंचर, यानी कुछ एसेट्स गिरवी रखी हैं तो सिक्योर्ड, नहीं रखा तो अनसिक्योर्ड। रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जिनकी एक टाइम बाद पेमेंट करनी ही पड़ेगी कंपनी को। इरिडीमेबल जिनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी बल्कि वो कंपनी से कुछ और ले लेंगे। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज में हमने बताया, फिक्स्ड चार्ज में आप किसी स्पेसिफिक एसेट को गिरवी रखवाते हैं, लेकिन अगर फ्लोटिंग चार्ज है तो आपकी सारी एसेट्स जो हैं वो उनके पास गिरवी चली गई और ये ज्यादा खतरे की बात है। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर, इसमें किसी खास पर्सन का नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, उसी के नाम पर इंटरेस्ट जाता है, या आसानी से अपने डिबेंचर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बियरर डिबेंचर ये किसी को भी अपना डिबेंचर ट्रांसफर कर सकता है। कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, ये खास तौर पे इरिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए ही है। तो जो इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उनको कन्वर्टेबल का भी ऑप्शन दिया जाता है। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि वो अपने डिबेंचर्स के बदले में कोई और डिबेंचर्स या शेयर्स ये सब चीजें ले सकते हैं। अब इसमें भी पार्शियल कन्वर्टेबल भी होता है, फुली कन्वर्टेबल भी होता है। अगर डिबेंचर होल्डर मान लीजिए उसने 50 लाख रुपए का लोन दिया है तो वो कहता है 25 लाख का या 35 लाख का मुझे कन्वर्टेबल कर दो, यानी मुझे इक्विटी शेयर दे दो और बाकी के बदले में मुझको कैश दे दो, तो वो पार्शियल कन्वर्टेबल है। और अगर उसने कहा कि मेरे 50 लाख के बदले में आप मुझे कुछ और दे दो, तो वो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, यानी उसने पूरे 50 लाख के बदले में कुछ और मांग लिया, कन्वर्ट करा लिया, पैसे नहीं लिए। समझ गए। और नॉन कन्वर्टेबल का तो मतलब ये हुआ कि आप पैसे ही लेकर जाओगे भाई, क्योंकि आप किसी और ऑप्शन ही नहीं मांग रहे। आप क्या कह रहे हो कि मुझे पेन के बदले में 1 साल बाद कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पेन ही वापस चाहिए, यानी मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो नॉन कन्वर्टेबल में वो पैसे ही वापस मांगता है। तो ये 4 आपके पास हैं टाइप ऑफ डिबेंचर्स। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन 52 के अंदर ये बताया गया है कि जब डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं, शेयर्स के लिए भी था ये टॉपिक,
जब डिबेंचर्स, जिसको हम सिक्योरिटीज में शेयर्स और डिबेंचर्स बॉन्ड सबको इंक्लूड करते हैं, तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया जा सकता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे जरूर करके जाइएगा। तो इसे कहाँ इस्तेमाल करा जा सकता है? टू राइट ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टअप एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, 10 जगह धक्के खाने पड़ते हैं, वो सारे खर्चे होते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। तो उनको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शेयर इशू या फिर डिवेंचर इशू के टाइम पर आता है। सेकेंडरी, आप कोई भी एक्सपेंस होते हैं डिबेंचर को इशू करने के लिए, अंडरराइटिंग कमीशन या फिर प्रमोशन एक्सपेंसेस। प्रमोशन एक्सपेंसेस तो खैर प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ही हो गए, ठीक है। तो प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का आप यूज कर सकते हो। कमीशन जैसे डिस्काउंट वगैरह या फिर कोई कमीशन आप दे रहे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह डिबेंचर इशू करने के लिए, तो उसके लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब आपने वादा किया हुआ है डिबेंचर होल्डर से कि जब आपके पैसे वापस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा वापस करेंगे। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो उसको चुकाने के लिए भी आप एसपीआर में जो पैसे पड़े हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी आप रिजर्व एंड सरप्लस में से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट, बाय बैक ऑफ शेयर्स। हमने आपको बताया इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होती, लेकिन बायबैक हो सकती है जब कंपनी को लगता है कि यार ज्यादा इक्विटी मार्केट में इशू कर दी है, इसकी जरूरत नहीं है, तो कंपनी अपनी ही सिक्योरिटी बायबैक करती है और उसके लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है। तो ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए प्रमोशन या प्रीमिलरी एक्सपेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा अंडरराइटिंग कमीशन या फिर आप कह सकते हो इश्यू ऑफ डिबेंचर के खर्चे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए, बोनस शेयर्स के लिए या अपनी ही सिक्योरिटी वापस खरीदने के लिए भी कंपनी डिबेंचर्स का इस्तेमाल कर सकती है, राइट। इसके अलावा आपके पास वैसे पहले अलग रूल था, लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने अलग रूल बना दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 16 है कंपनी एक्ट का, वो कहता है कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, जो कि कैपिटल लॉस होता है, जिसमें दो चीजें आती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में। एक तो जो आप डिस्काउंट देते हैं इश्यू के टाइम पर, और जो आप रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देते हैं, वो दोनों ही लॉस है। कहता है ये जो लॉस होता है ना, ये उसी साल में राइट ऑफ कर दो जिस साल में डिबेंचर रिडीम है, लेकिन इससे पहले इसका अलग ट्रीटमेंट था, राइट। लेकिन अब आपके पास ये ट्रीटमेंट है, जिस साल आप इश्यू करते हैं उसी साल के एंड में इसको राइट ऑफ कर देंगे हम लोग। और राइट ऑफ करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहले एसपीआर का इस्तेमाल करा जाता है, फिर कैपिटल रिजर्व का, फिर पी&एल का इस्तेमाल करा जाता है, राइट। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किया जाता है, उसी ऑर्डर में अगर आपसे पूछे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या अंडरराइटिंग एक्सपेंस को, अंडरराइटिंग कमीशन को अगर राइट ऑफ करना है, क्योंकि खर्चा तो हो गया, उसके पैसे निकालने हमको, तो आप कहां से निकाल सकते हैं? एसपीआर अकाउंट से, कैपिटल रिजर्व से, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। वही सेम ऑर्डर है जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का है, राइट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन, सेम ही जगह से राइट ऑफ करी जाती है। इसके बाद हम परचेज कंसीडरेशन पर आते हैं। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? जब हम किसी की भी कोई भी एसेट परचेज करते हैं या बिजनेस परचेज करते हैं, तो जो इन रिटर्न हम उसको प्रॉमिस करते हैं पेमेंट करने का, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो समथिंग इन रिटर्न फॉर अ परचेज, ठीक है, एग्रीड अमाउंट इन रिटर्न ऑफ एसेट और बिजनेस परचेज। तो किसी एसेट को खरीदने के बदले में या बिजनेस खरीदने के बदले में जो आप इन रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। अगर परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट के इक्वल है, नेट एसेट क्या होती है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अगर आप उतना ही दे रहे हैं जितना उसका नेट एसेट है, फिर तो कोई फर्क नहीं आएगा, एंट्री होती है एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। लेकिन अगर परचेज कंसीडरेशन आप ज्यादा दे रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं उसकी नेट एसेट से? क्योंकि वो गुडविल है। और आप परचेज कंसीडरेशन कम दे रहे हैं उसकी नेट एसेट से, तो वो क्या है बच्चों? आप लोगों की कैपिटल रिजर्व है। क्लियर? और एक और बात याद रखिएगा, हमें पता है डिबेंचर्स आप कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं कैश के लिए, कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर। जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे आप डिबेंचर इशू करते हैं, उस पर आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है, या नहीं, सॉरी, नहीं देना पड़ता आपको। इस बात का याद रखिएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सिर्फ गिरवी रखने के लिए इशू करे गए हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, उनको हमने लिखा है, लिस्टेड कंपनीज ही डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं पब्लिक को। अब ये लिस्टेड कंपनीज क्या होती है? जिनका स्टॉक एक्सचेंज में नेम रजिस्टर्ड होता है। और लिस्टेड कंपनी बनने के लिए आपको कम से कम भी 3-4 साल लगातार प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। वो स्टॉक एक्सचेंज के क्राइटेरियाज हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपको बोलेगा ये चीजें अगर आपने फुलफिल करी है तो आओ मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ। तो जो कंपनीज लिस्टेड होती है, इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज में उनका नाम है, और तभी आप अपने डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज कर पाओगे। जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो पब्लिक को डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। हाँ,
प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू वो अपने डिवेंचर इशू कर सकती हैं। तो लिस्टेड कंपनी ही पब्लिक को डिवेंचर इशू कर सकती है, अनलिस्टेड कंपनी नहीं कर सकती, यानी जिनका स्टॉक एक्सचेंज में नेम रजिस्टर्ड नहीं है वो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को या फिर बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ही अपने डिवेंचर जो है वो सेल कर सकती है। इसके अलावा इशू ऑफ डिवेंचर को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। सेबी ने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि जितना भी आपने इशूड डिवेंचर किया था उसका 75% रिटर्न में आना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% होनी चाहिए। सेबी की गाइडलाइन है। कंपनी एक्ट ने कुछ नहीं बोल रखा, कंपनी एक्ट ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं बता रखी, लेकिन इतना कह रखा है कि जो आपके प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, अगर उतने डिवेंचर्स आपके पास नहीं आए वापसी तो आप सारा का सारा वापस रिफंड कर दोगे। और सेबी ने क्या बोल रखा है कि 75% जितना आप इशूड डिवेंचर मांग रहे हैं उसका रिटर्न आपके पास आना चाहिए, राइट। इसके अलावा ये हमने आपको बताया डिवेंचर्स को आप कैश के लिए, अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू कर सकते हैं, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम पे किसी भी तरीके से इशू कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको ध्यान देकर जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखिए, इशू पे अगर आप प्रीमियम ले रहे हैं तो ये आपका फायदा है, लेकिन आप रीपेमेंट के टाइम पर अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो ये आपका नुकसान है। तो पहला डिफरेंस यही है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, यानी कभी कभार होता है कंपनी को, इसलिए इसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और ये कैपिटल लॉस है, क्योंकि ये भी आप 5 साल बाद जब आपने चुकाना होगा तभी का एक लॉस है, तो ये कैपिटल लॉस है। ये एक रिजर्व है जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास इकट्ठा होता जा रहा है। इशू के जो डिवेंचर्स पे जो प्रीमियम आता है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं और वो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता है। तो ये एक रिजर्व है, लेकिन प्रीमियम जो आपने रीपेमेंट के टाइम पे चुकाना है ये आपकी एक लाइबिलिटी है। इसमें आपका कोई पैसा आउटफ्लो नहीं होता बल्कि इनफ्लो ही होता है, लेकिन इसमें आपका जब आप डिवेंचर रिडीम करेंगे तब आपका पैसा प्रीमियम का भी जाएगा, तो इसमें आउटफ्लो होता है। कहां शो करा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आप प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को शो करते हो, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इसको शो किया जाता है। तो ये था आपका पूरा इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का एक एक थ्योरी, सब कवर किया है हमने। चलिए अब बिना देरी करे फटाफट से लास्ट चैप्टर हमारा थ्योरी का बचा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इनको कहां से फंड रेज होते हैं, डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं इनके फंड के, तो इनके मेंबर्स देते हैं फीस के तौर पे, ट्रस्टी देते हैं मेंबरशिप फीस, लाइक मेंबरशिप फीस के तौर पे, गवर्नमेंट से इनको ग्रांट मिलती रहती है और बाकी लोग इनको डोनेशन देते रहते हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं, वो सब लोग हैं जहां से इनके पास फंड आता है, मेंबर्स, ट्रस्टी, गवर्नमेंट और अदर्स। तो फीस, मेंबरशिप फीस और ग्रांट और डोनेशन के तौर पर इनके पास इनकम आती है। अब एनपीओज की फीचर्स क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी अपनी लीगल सेपरेट एंटिटी है, यानी इसके ट्रस्टी अलग और एनपीओ अलग है अपनी जगह, राइट। ये किस पर्पस के लिए खुलता है, जनरली कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस या फिर पब्लिक की सेवा करने के लिए, प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए इसको खोला जाता है, पब्लिक की सेवा के लिए। ये सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसका कोई ऑनर नहीं होता, यानी इसकी ऑनरशिप नहीं है, राइट। इसमें आपके पास सरप्लस और डेफिसिट निकलता है, और वो जो सरप्लस और डेफिसिट है ये मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि जिस पर्पस के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया उसी पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये मैनेज किसके द्वारा करे जाती हैं, ट्रस्टीज या मैनेजमेंट कमेटी होती है जिनके द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। अगर इनके अकाउंट्स की बात करी जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट इसमें प्रिपेयर करे जाती है। तो लीगल सेपरेट एंटिटी है, कल्चरल एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको खोला जाता है, इसमें कोई ऑनर नहीं होता, सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसमें सरप्लस और डेफिसिट जो होता है वो ट्रस्टीज में नहीं बांटा जाता, इसको मैनेज करा जाता है ट्रस्टी और मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, और इसमें अकाउंट बनाए जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हमें सबसे बड़ा डिफरेंस दे रखा है इसके अंदर एनपीओज और पीओज। एनपीओज का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पीओज का मतलब है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस पर्पस, ये कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस और प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस के लिए खोले जाते हैं, जबकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए खोले जाते हैं। इनके पास फंड कहां से आते हैं, सोर्स ऑफ फंड कहां से है, डोनेशन, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन वगैरह। और यहाँ पर जो फंड होता है वो ओनर खुद लगाता है, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो कैपिटल, पार्टनर्स है तो कैपिटल, और अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट होती है और यहाँ पर फंड डोनेशन, मेंबरशिप फीस या फिर सब्सक्रिप्शन के थ्रू आता है। इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसमें आपके पास सरप्लस या डेफिसिट निकलता है और उसमें प्रॉफिट या लॉस निकलता है आपके पास। बात करी जाए क्या उस प्रॉफिट को बांटा जाता है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा जाता उस सरप्लस को, बल्कि वहां पर ही कैपिटल फंड होता है जिसमें सारा का सारा वो पैसा इकट्ठा कर दिया जाता है उसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के लिए।
जबकि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यानी पीओज हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जो ओनर्स होते हैं उनमें वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो देखिए सिंपल है, लेकिन बेसिस के साथ आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिस पे ही आएगा, बेसिस दे देगा और आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ लेगा। अगर वैसे पूछे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप बेसिस के साथ याद करके जाएंगे तो आपको बिना बेसिस के भी आसानी से याद रहेगा। चलिए, अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, जो कि जनरली बना हुआ दे रखा होता है। पहले एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आता था कि इनका नेचर बताइए, तो आपके पेपर में ऐसा आ सकता है फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताइए। तो क्या फीचर होते हैं? ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कौन होते हैं? एसेट्स के अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल का आपके पास रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। नॉमिनल का आपके पास होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। और पर्सनल होता है आपके पास, पर्सनल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, जिसमें आपको पर्सन का नाम याद रखना पड़ता है, उसे पर्सनल बोलते हैं। रियल जनरली एसेट से रिलेट होता है, और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो आपका एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेट होता है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट है, तो इसलिए इसको रियल अकाउंट बोला जाता है, और ये कैश बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कैश आएगा तो लिखेगा, कैश जाएगा तो लिखेगा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को ये रिकॉर्ड नहीं करता। राइट, तो इट इज अ रियल अकाउंट। ये प्रिपेयर होता है कैश बेसिस पर। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों ही आइटम्स को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और इसमें इस बात का भी कोई फर्क नहीं करा जाता कि वो पैसा प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है या असेसमेंट ईयर का है, सारा ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब हमें ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को कैश बुक पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा लगता है, और अगर पेपर में डिफरेंस आ जाए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि जनरली टीचर्स भी ऐसे समझाते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट द समरी ऑफ कैश बुक, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस आ जाए तो दिक्कत करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये जनरली कैश बुक से प्रिपेयर करा जाता है। इसका मतलब कैश बुक एनपीओज में भी प्रिपेयर करी जाती है, तो कैश बुक से प्रिपेयर करा जाता है, और ये समरी होती है आपके पास कैश की। क्लियर। लेकिन जो कैश बुक है वो आपके पास हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जिससे पैसा आया और गया। डेफिनेटली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी रिकॉर्ड करता है, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है, लेकिन जो आपके पास कैश बुक है वो डेली बेसिस पे मेंटेन करी जाती है, डेली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैश बुक है, लेकिन अगर आप कैश बुक की बात करी जाए तो बिजनेस फर्म सिर्फ कैश बुक बनाती हैं। तो नॉन बिजनेस फर्म्स जो हैं वो कैश बुक भी बना सकती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना सकती हैं, लेकिन जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो सिर्फ कैश बुक बनाती हैं। ठीक है। साइड की अगर बात करी जाए तो इसमें कैश बुक को नाम दिया गया है रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नाम है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेजर फॉलियो नहीं होता, क्योंकि लेजर पता नहीं बनाया गए होंगे या नहीं बनाए गए होंगे, क्योंकि प्रॉपर अकाउंट्स एनपीओस नहीं बनाती हैं। प्रॉपर अकाउंट मतलब जर्नल एंट्री देन लेजर। जब जर्नल एंट्री नहीं है तो लेजर कहां से होगा, लेजर नहीं होगा तो लेजर फोलियो कहां से होगा। लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर नंबर। तो यहां पर ऐसा कोई कॉलम नहीं होता, यहां पर ऐसा सेपरेट कॉलम होता है। तो प्लीज इस डिफरेंस को याद रखिएगा। ये एट द एंड बनाया जाता है, ये डेली बेसिस पे मेंटेन होता है। ये एनपीओस बना सकती हैं, एनपीओ और बिजनेस फर्म दोनों बना सकती हैं। इसमें साइड है रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसमें डेबिट क्रेडिट। इसमें कोई लेजर फोलियो को कॉलम नहीं होता, इसमें कॉलम होता है। जो कैश बुक होती है वो कैश का इन और आउट शो करती है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक से भी बनाई जा सकती है और डायरेक्ट समरी भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कैसा है, इसमें आप खर्चे लिख रहे हैं और इनकम लिख रहे हैं, तो इसका नेचर कैसा हो गया, नॉमिनल नेचर। और ये एक्रूवल बेसिस पे तैयार किया जाता है, यानी ड्यू बेसिस पर। इसमें आप आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिकॉर्ड करते हो ना, तो इसलिए ये आपका एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे मेंटेन होता है। अब जो सबसे जरूरी आपके पास पेपर में आ सकता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस। अगर डिफरेंस आए तो प्लीज उसे टी शेप में मेंटेन करने की कोशिश करिए, पैराग्राफ में मत लिखिए। चलिए, एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कभी कभार होते हैं, जिन्हें नॉन रैकरिंग, नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं, जिनका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा मिलता है। जनरली एसेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जैसे कि आपने लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, इनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप पॉइंट्स बना सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर विच गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। सेकंड पॉइंट बना सकते हो, नॉन रैकरिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। फिर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट बोलते हैं, चौथा पॉइंट। ठीक है ना। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करना है, कैसे पॉइंट्स बनाने, यही समझदारी का इस्तेमाल आपको करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, जो बार बार होते हैं, रोज नहीं,
बार बार होते हैं, रेपिटिव नेचर के हैं, रेकरिंग नेचर के हैं और जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाता है। जैसे कंपनी ने सैलरी दी स्टाफ को तो फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो नेक्स्ट ईयर दोबारा देना पड़ेगा, रेंट भरा है तो दोबारा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो दोबारा देना पड़ेगा, उसका बेनिफिट उसी साल पे खत्म हो जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज रिपीटिंग, रेकरिंग, बेनिफिट डिराइव फॉर 1 ईयर ओनली, एक्सपेंस की कैटेगरी में इनको ट्रीट करा जाता है। इनको एक्सपेंस बोला जाता है, इनको एसेट बोला जाता है, राइट। इसी तरीके से रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, वो रिसिप्ट जो कभी कभार होंगी कंपनी को, जिनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, जिनको आप एकदम यूज नहीं कर सकते विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, जिनका बेनिफिट आपको 1 साल बाद ही लेना है और ये कंपनी की लाइबिलिटी बनते हैं। जैसे कि लीगेसी मिल गई, यानी विल का होता है इसमें, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस मिल गई तो आप उस पर्पस के लिए उस डोनेशन को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? इनकम, जैसे कि आपको जनरल डोनेशन मिल गई, सब्सक्रिप्शन मिल गई, मेंबरशिप फीस मिल गई, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, जनरल इनकम। तो ये रिपीटिंग नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं और इन्हें इनकम साइड पे शो करा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, जैसे कि जनरल डोनेशन और सब्सक्रिप्शन वगैरह, राइट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट भी बैलेंस शीट में जाएगी। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये रेवेन्यू नेचर की है, रिपीटिंग नेचर की है और ये दोनों आपके पास जो है वो कैपिटल नेचर के हैं, कभी कभार होने वाले, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। चलिए अब हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्वियसली बिजनेस फर्म बनाती हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? टू फाइंड सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ एनपीओज, और इसका पर्पस क्या है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानना बिजनेस फर्म्स का या पीओज का, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। ये किसके द्वारा प्रिपेयर करी जाती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ये बिजनेस फर्म द्वारा प्रिपेयर करी जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये कैसे प्रिपेयर करा जा सकता है? इसके 2 मेथड हो सकते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, यानी जर्नल एंट्री, लेजर देन ट्रायल बैलेंस। तो इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रायल बैलेंस से बनाया जाएगा, उसके क्वेश्चंस आपने नहीं करे। लेकिन अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन होता, क्योंकि हमारे यहाँ एनपीओ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, अगर वो एनपीओ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करती तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर? दोबारा से सुन लो, अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है कंपनी में, एनपीओ में, तो ट्रायल बैलेंस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा। यानी आपके पास जैसे आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आपके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करी जाते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही बनाया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। बैलेंस की अगर बात करी जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, और अगर आप P&L की बात करें तो इसका बैलेंस या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। एंट्रेंस फीस को जब आप डिफाइन करने जा रहे हो तो एडमिशन फीस वर्ड का जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। ऑनरेरियम वर्ड में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो ये टोकन पेमेंट होती है उन लोगों को जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं। जैसे कि आप एक गेस्ट लेक्चरर को उसकी सैलरी अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसे सैलरी ना बोलकर क्या बोल दिया जाता है? ऑनरेरियम बोल दिया जाता है। तो एक ऑनर के तौर पर आप उनको एक पेमेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ऑनरेरियम। तो इट्स अ टोकन पेमेंट टू हुम हु हैज सर्व द ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरली। एग्जाम्पल आपके पास है गेस्ट लेक्चरर को उसकी टीचिंग के पैसे देना, राइट। चलिए और देखते हैं और क्या है हमारे पास। लास्ट हमारे पास एक डिफरेंस है, ये लास्ट डिफरेंस है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस। तो यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेसिकली क्या करा जाता है? कैश बुक के पर्पज से प्रिपेयर करा जाता है। तो आप ओपनिंग कैश लिखते हैं और यहाँ क्लोजिंग कैश लिखते हैं, सारी रिसिप्ट और पेमेंट। तो बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस जान रहे होते हो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, कि कहां से पैसा आया, कहां चला गया। तो इसलिए लिखा गया शोइंग डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश। और इसमें क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेट रिजल्ट मिल जाता है एनपीओ का कि उनको फाइनली सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर करा जाता है, ये आपके पास एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर करा जाता है। बैलेंस की अगर बात करी जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता और क्लोजिंग में सरप्लस या डेफिसिट बचता है। कैसी आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही नेचर की आइटम रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम रिकॉर्ड होती है। पीरियड की बात करी जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, असेसमेंट ईयर सब रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो ओनली करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड करी जाती है। डेप्रिसिएशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो करते क्योंकि उससे पैसा नहीं जाता। लेकिन अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो उसे डेबिट साइड पे शो किया जाता है। और ये हमने आपको पहले ही बता दिया,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पर। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं फटाफट से क्या टॉपिक है हमारे पास। कैपिटल फंड के दूसरे नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि आपके पास इस नाम से इसको मेंशन कर दे, क्योंकि अगर कैपिटल फंड दिया हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैपिटल फंड को जनरल फंड भी बोलते हैं, कॉर्पस फंड भी बोलते हैं और एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं। और ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है। अब पेपर में आ जाए कि अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड में डिफरेंस लिखो, तो पहले डेफिनेशन लिखो फिर एग्जांपल डाल देना। अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है? ऐसा फंड जिसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, दैट इज व्हाट अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मीन्स। इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। तो जनरल फंड, कैपिटल फंड किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है जिसके लिए भी एनपीओ को जरूरत हो। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होते हैं? जिनका पर्पस पहले से ही स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है और उसका स्पेसिफिक पर्पस दे रही है कि मैं जो तुमको ये ग्रांट दे रही हूँ इसका इस्तेमाल पोलियो अभियान के लिए ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप किसी और पर्पस के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्टेड फंड का, एंडोयमेंट फंड। इसकी भी डेफिनेशन आपके पेपर में आ जाती है और बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं। तो एंडोयमेंट फंड होता है बेसिकली किसी की वसीयत से, किसी के गिफ्ट से, या कोई डिवोटेड है वो इस एनपीओ को अपना जो है सारी प्रॉपर्टी और अपनी इनकम दे जाता है, उनको बोलते हैं उस फंड, उस इनकम से जो फंड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एंडोयमेंट फंड। तो इट इज जनरली अराइज फ्रॉम बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट मतलब वसीयत, गिफ्ट, द इनकम विच इज डिवोटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस। पर यहां पर एक क्लियर फंड, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड फंड है ये, तो यहां पर जो डिवोटी होगा या जो भी अपने डोनेट कर रहा है अपनी वसीयत के थ्रू एनपीओ को डिवोट कर रहा है या फिर गिफ्ट दे रहा है या इनकम हमेशा के लिए आपके पास डाल रहा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए देता है। और स्पेसिफिक पर्पस के लिए देता है इसलिए कैसे फंड है आपके पास? रिस्ट्रिक्टेड फंड है। तो आई होप 35 मिनट में दोनों चैप्टर की एक एक बारीकी से थ्योरी आपकी कवर हो गई। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, अपना कीमती समय निकालकर इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।